education. I am here as a science expert. Today we are going to take up the topic from science of class 10th. Our topic is first part of life process, that is nutrition. Right? It is chapter 6 part 1. अब देखिए, अब हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन। आप सब इस चीज से, इस टॉपिक से, आप कह सकते हो इस कंसेप्ट से जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत फैमिलियर हैं। आपको पता है कि हम सब खाना खाते हैं। वी ऑल टेक फूड। हम सब खाना खाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि खाना आप क्यों खाते हो। ऑब्वियसली खाना हम खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है उससे, राइट। तो एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि एनर्जी हमें किस लिए चाहिए। ऑब्वियसली एनर्जी हमें चाहिए हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर काम के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं पे हमारा आंसर है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है, देखिए, खाना खाना। अब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज विच वी डू। ठीक है। अब ऐसे ही आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये क्या है, बहुत ही यमी सा फूड दिख रहा है आपको, है ना। दिस इज यमी फूड। सो ऑब्वियसली ये जो मैन है, आपको दिख लग रहा है कि भी ये ऑफिस के अंदर है या कोई काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो भी काम करते हैं ये, ठीक है, तो उसके लिए इनको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी कब मिलेगी इनको? जब ये फूड खाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ नॉट इवन दिस मैन, नॉट ओनली दिस मैन, वी ऑल नीड एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है। और उसके लिए ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें खाना खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। तो इसी चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, modes of nutrition, digestive system of man, nutrition in amoeba, peptic ulcer, and photosynthesis. So let's start. तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ताकि हमें उससे क्या मिले? एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। किस लिए चाहिए एनर्जी हमें? फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज हैं उन सबको हम क्या बुलाते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड को खाने से। ठीक है। अब जहां तक ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है, तो जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। या तो एनाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिक का एक पार्ट है एनाबॉलिक, और एक मेटाबॉलिक का पार्ट है कैटाबॉलिक। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। एनाबॉलिक के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है हमारी बॉडी की जिसके अंदर हम कुछ सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। और कैटाबॉलिक के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें हम किसी चीज का ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो चाहे हम सिंथेसाइज करें, मतलब चाहे एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो, चाहे ब्रेक डाउन वाली एक्टिविटीज हो, कैटाबॉलिक हो, दोनों के लिए ही हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो इसलिए फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, पार्ट है हमारी लाइफ का, कि हमें फूड खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए हमें उस, मतलब बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, आप कह सकते हो, उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी भी हमें किससे मिलती है? फूड से। अब जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हो, न्यूट्रिशन जैसे आप करते हो, आप कोई चीज खाते हो, फूड खाते हो, तो फूड आप माउथ से ऑब्वियसली खाते हो। तो ये पूरा सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ एसोसिएटेड है, जो फूड से
एनर्जी निकालने में हेल्प करता है और फिर उस एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर आप कह सकते हो फैलाता है, क्योंकि हमें हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में एनर्जी चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, अब जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है? उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इट हैज न्यूट्रिएंट्स इन इट, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। और आप जो सैलेड खाते हो आपको पता है उसके अंदर रफेज भी होता है। चाहे रफेज एक न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन रफेज भी हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये न्यूट्रिएंट्स के क्या फंक्शंस है ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एज एन इंसुलेटर है, हमारी बहुत बोन्स का, टीथ का पार्ट बनाते हैं, मतलब दे आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दोज थिंग्स। और वाइटामिन्स हमें जो डेफिशिएंसी वगैरह होती है उनसे बचाते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, हमारी आई साइट अच्छी हो, हमारी स्किन अच्छी हो। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं, इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है डाइट में। अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये एक फिगर है वेज थाली की। दिस इज अ वेज थाली, राइट? आप सब खाते होगे, whenever you go outside for a dinner, obviously वेज थाली या नॉन वेज थाली हम फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेज थाली की एक पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो चपाती है, रायता है, आपके पास दाल है, आई थिंक ये मेरे को पनीर की सब्जी लग रही है, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेवी वेजिटेबल, ये हमें सांबर लग रहा है, राइट? दिस इज सैलेड, दिस इज ऑल्सो सैलेड, और ये आपके पास पापड़ है। ठीक है, तो ये सब जो हम खा रहे हैं इसके अंदर सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स है, जैसे रोटी है, रोटी के अंदर आपको पता है स्टार्च होता है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड है। दाल्स होती है, ये हमारे पास इनमें प्रोटीन्स होते हैं, तो मतलब पनीर है, पनीर के अंदर फैट है। तो ऐसे हर चीज़ आप कह सकते हो जो इस वेज थाली के अंदर है, या जो आप खाना आप भी नॉर्मल रूटीन में खाते हो, उसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आप ये फिगर देख पा रहे हो, ये एक जंक फूड की फिगर है ना? ये पिक्चर किसकी है? जंक फूड, जिसके अंदर एक बहुत ही यमी सा बर्गर दिख रहा है हमें, है ना? हमें फ्रेंच फ्राइज दिख रहे हैं, हमें कोक दिख रही है, हमें चिकन के पीसेस दिख रहे हैं। है तो ये भी फूड, लेकिन इस फूड के अंदर और इस फूड के अंदर क्या फ़र्क होता है कि जो हम ये जो फूड खाते हैं, जो वेजिटेबल थाली वाला, ये इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में आप कह सकते हो एक राइट अमाउंट में होते हैं, एक बैलेंस डाइट की तरह ये काम करते हैं, मतलब ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। लेकिन जो हम ये देख रहे हैं ये जंक फूड होता है। जंक फूड के अंदर ज़्यादा आप कह सकते हो फैट रहता है, जो एनर्जी या जो आप कह सकते हो कि आपको जो असली में जिन विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत है वो उतना नहीं मिलता। इसलिए चाहे ये फूड है हमें एनर्जी देगा, फिर भी इसके अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने कि एक बैलेंस डाइट वाली फूड के अंदर होते हैं। अब हमारे पास न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। दो तरह के मोड्स कह सकते हो आप, ये दो तरह के मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, कि हमें खाना किस किस तरह से मिलता है। एक न्यूट्रिशन होती है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और ये क्यों बना सकता है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। क्यों ये यूटिलाइज कर पा रहा है? ये क्या कारण है कि ये यूटिलाइज कर पा रहा है? कारण ये है कि इसके अंदर एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सकता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और केमिकल एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड जो शो करते हैं उनको हम
किस तरह से एड्रेस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का होना जरूरी है, जो कि हमने जैसे बात करी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर पाए, एंड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। सो ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, एक्सेप्ट दैट जो नॉन ग्रीन है वो ऑटोट्रॉफिक वाली कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं। Another mode we have is heterotrophic nutrition. This hetero means dependent. Hetero का मतलब क्या है? Dependent. तो ये एक ऐसा मोड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं प्रेजेंट। There is no photosynthetic pigment in them which can trap the solar energy and convert into chemical energy of food like green plants can do by the process of photosynthesis. तो वो अपना खाना बिल्कुल खुद नहीं बना सकते। जैसे आप देख पा रहे हो, दिस इज अ रैबिट इन पिक्चर। ये रैबिट इज इन हेट्रोट्रॉफ, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बना सकता। एंड वो कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीड ऑन green plants. They directly or indirectly feed on green plants. और जो heterotrophic nutrition शो करते हैं उनको हम बुलाते हैं heterotrophs. तो इस कैटेगरी में हमारे पास सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, दे ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। Now the question is that heterotroph, we know that heterotroph cannot make their food, and directly or indirectly they take it from autotrophs. But what is the mode of obtaining food? वो कैसे खाना obtain करते हैं autotroph से? So the different modes of obtaining food by heterotroph is either they act as parasites, or they act as saprophytes, or they show holozoic mode. तो तीन ही तरीके हैं हेट्रोट्रॉफ्स के ऑटोट्रॉफ से खाना ऑब्टेन करने के। या तो वो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, या वो सैप्रोफाइट्स की तरह, और या वो शो करते हैं हॉलोजोइक मोड। इन तीनों कैटेगरी का एग्जाम्पल हमने एक एक रखा है यहाँ पे। दिस इन फिगर आप देख पा रहे हो, दिस इज मशरूम दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ फंजाई, राइट? सो दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। ऐसे ही हॉलोजोइक मोड का एग्जाम्पल है, यू कैन सी द मैन शोज इन हॉलोजोइक मोड। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है, आप फिगर में देख पा रहे हो, दीज आर लाइसिस इन हेड, दे आर पैरासाइट्स। तो हम देखते हैं कि पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स और हॉलोजोइक मोड शो करने वाले किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन को। नाउ फर्स्ट वी आर टेकिंग अप इज सैप्रोफाइट्स। सी, सैप्रो का मतलब ही क्या है? इस वर्ड का मतलब ही क्या है? डेड एंड डिकेइंग। सैप्रो का मतलब है डेड एंड डिकेइंग। जो सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो चीज़ खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है, और वो चीज़ क्या? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है। So saprophytes are those which feed on dead and decaying organic matter. Example we have, this is mushroom which belongs to a category of fungi. Fungi is a typical saprophyte. आपने भी कभी देखा होगा, सपोज आपने एक ब्रेड, आपकी एक रॉटन ब्रेड हो गई है, खराब हो रही है, अपने ब्रेड को बाहर रख दिया है, काफ़ी गर्मी है, तो कुछ दिनों के बाद आप फील करते हो कि उसके ऊपर फंगस लग जाती है, जिसको हिंदी में आप कहते हो कि ऊली लग जाती है उसके ऊपर, राइट? ये जो दिस ऊली इज कॉल्ड एज फंजाई इन इंग्लिश। तो ये जो फंगस है, ये कैसे अपना खाना ऑब्टेन करती है? ये फंगस क्या करती है? ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स ब्रेड पे सिक्रीट करती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो ब्रेड है उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। अब जब वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में गीली गीली हो जाती है, थोड़ा वेट सी लगती है, और फिर वो उसको फंजाई अपने जनरल बॉडी सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को। क्योंकि फंजाई का कोई टिपिकल आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, कोई माउथ तो है नहीं, सो दे एब्जॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सो इफ समबडी आस्क यू दैट हाउ फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो आपको आंसर करना है दे सिक्रीट एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी
which convert complex food into simple soluble form. लिखना बिल्कुल मस्त है. And then they absorb it through general body surface. So this is how the saprophytes obtain nutrition. Next we have parasites. अब यहाँ पे भी parasites का मतलब इसी के अंदर है. para का मतलब है on और in. para का मतलब होता है किसी के बॉडी के ऊपर या किसी के अंदर. तो parasites वो होते हैं, they are the organisms that live in or on the surface of other organisms, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं. किस लिए? ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख पा रहे हो लाइसिस. दीज आर लाइसिस इन ह्यूमन हेड. आपको पता है कि कई लोग होते हैं जो कि अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, उनका हेड वॉश प्रॉपर नहीं करते हैं, किसी भी कारण वो जो उनका हेड है उनके बालों के बीच में जुएं पड़ जाती है, लाइसिस पड़ जाती है. ठीक है, तो ये लाइसिस क्या कर रही है? लाइसिस इनका ब्लड सक कर रही है. जिसके हेड में है उनका ब्लड क्या कर रही है? सक. ब्लड उनके लिए क्या है? न्यूट्रिशन. ब्लड क्या है? न्यूट्रिशन. ठीक है, तो वो उनकी बॉडी के ऊपर रह रही हैं, अंदर तो नहीं है ना, सिर के अंदर है, लेकिन सिर के इनसाइड नहीं है. दे आर ऑन द हेड, राइट. तो वो उनका ब्लड सक करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है. ठीक है, तो ये तरह से आप कह सकते हो दे एक्ट एज पैरासाइट्स. अब क्योंकि वो ऑन द सरफेस रह रही हैं, तो जो पैरासाइट्स ऑन द सरफेस रहते हैं उनको हम बुलाते हैं एक्टोपैरासाइट्स. क्या बुलाते हैं? एक्टोपैरासाइट्स. अब ऐसे एक एग्जाम्पल है इकोलाई बैक्टीरिया. हमारी सबकी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया मिलता है इकोलाई. ठीक है, तो इकोलाई बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ही ले रहा है. तो वो भी क्या हुआ? एक पैरासाइट. बट क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, राइट, तो उसको हम बुलाएंगे एंडोपैरासाइट्स. सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर रह रहा है तो एक्टोपैरासाइट, अगर अंदर रह रहा है तो एंडोपैरासाइट. ठीक है, अब ये जो रह रहे हैं दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. और जिसकी बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? होस्ट. तो आप कह सकते हो पैरासाइट्स के अंदर पैरासाइट्स जो किसी की बॉडी के ऊपर और अंदर रहते हैं, और जिनकी बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? होस्ट. जैसे लाइसिस अगर हमारे हेड में है तो लाइसिस क्या हो गई? पैरासाइट, और हम क्या हो गए? उसके होस्ट. इन द सेम वे इकोलाई इज अ पैरासाइट एंड वी आर इट्स होस्ट. Next we have Holozoic mode of nutrition. There are organisms that follow 5 steps in sequence. कुछ ऐसे organisms भी हैं जो Holozoic mode शो करते हैं. Holozoic mode का मतलब है they feed on complex food. They feed on complex food and then they follow these 5 steps in sequence. और वो steps हैं ingestion मतलब खाना खाना, digestion उस खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले खाने को सिंपल में तोड़ना, एब्जॉर्प्शन उस सिंपल फूड को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना, फैलाना, हर बॉडी सेल तक पहुंचाना, एसिमिलेशन फिर हर सेल उस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, और लास्ट इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाए. सो दिस 5 स्टेप्स आई थिंक यू गॉट इट. इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, converting complex food into simple ones, absorption, sending this absorbed food to all body cells, assimilation, all body cells produce energy from this absorbed food, digestion, throwing out undigested food. So man show this kind of mode. Man is an example. Man is holozoic in nature because he feeds on complex food and then follow this 5 steps in sequence. So the organism which actually show this holozoic mode, depending upon their nutrient habit, they can be herbivores, means plant eaters, जो सिर्फ plant ही खाते हैं, carnivores, that is flesh eaters, and omnivores, which are plant as well as flesh eaters. तो हमारे पास जो हॉलोजिक मोड शो करते हैं उनका जो नेचर ऑफ हैबिट है, आप कह सकते हो नेचर जो ये फूड खाते हैं उस नेचर के अकॉर्डिंग दे कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन. तो ये जो पांचों स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, दिस टेक प्लेस इन दिस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट.
नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैन के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होती है, पूरा सिस्टम क्या है, किस चीज़ से बना है. तो सबसे पहले हमें जानना है कि मैन इज एन हेट्रोट्रॉफ. जो मैन है, मैन इज हेट्रोट्रॉफ इन नेचर, मीन्स कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स. यही पढ़ा ना हमने कि हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं. हेट्रोट्रॉफ में से कौन सा मोड है, होलोजोइक, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाना और फिर 5 स्टेप्स जो हमने पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब फॉलो करना. अब जो मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल और एक उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स. जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, दिस इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. जैसे स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है. और जो इसके साथ ये लिवर लगा है, आप कह सकते हो जो पैनक्रियाज है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये सब क्या है, दीज आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए हैं और डाइजेशन के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं. देखते हैं हम और डिटेल में पढ़ते हैं इसको. सी, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है. एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, राइट, इस तरीके से, एंड एंड एट एनस. माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड होती है. तो ये सीक्वेंस दिखता है हमें इसके अंदर. माउथ लीड्स इनटू अ यू कैन से अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ईसोफेगस. फिगर में भी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज माउथ. इट लीड्स इनटू दिस a tube like structure called esophagus, जिसको हम food pipe भी बुला सकते हैं, right. Then esophagus leads into stomach. This is stomach, right. Stomach कैसा दिखता है हमें, stomach is J shaped, कुछ इस तरीके का होता है, तो इसलिए it is more like J alphabet, तो it is called J shaped. Then it leads into small intestine. This coiled tubules which you can see, this is small intestine, ठीक है. कहने में ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है, बट एक्चुअली जो है इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड. इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड. देन वी हैव दिस वाइड ट्यूब कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये कहने में लार्ज है बट एक्चुअली इट इज शॉर्ट एंड वाइड. ये उतनी लंबी नहीं है जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये छोटी है लेकिन चौड़ी है, वाइड है. एंड देन फाइनली वी हैव एनस, right. So I think you got it. Mouth, then food pipe, esophagus जिसको हमने बोला, stomach, this coiled is small intestine, and then we have large intestine and then anus. आपको पता है small intestine largest part है elementary canal का, which is approximately 4.5 to 5 meters out of this 9 meter. इस 9 मीटर में से 4.5 से 5 मीटर सिर्फ small intestine ही present है. Small intestine जैसे कि एक ट्यूब्यूल होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे एक स्मॉल इंटेस्टाइन बात करें चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही है ना. तो क्योंकि ये काफ़ी लंबी है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. शुरू के पार्ट को हमने बुला दिया है ड्यूडेनम, बीच वाले पार्ट को हमने बुला दिया है जिजनम, और जो ये लास्ट पोर्शन है इसको हमने बुला लिया है इलियम. लाइकवाइज लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं. लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसे ही 3 पार्ट्स. शुरू वाला पार्ट क्या है, सीकम, जो आपका ये मिडल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कोलोन, एंड देन वी हैव रेक्टम. सो दिस इज व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल. अब इसके साथ हमारे पास एसोसिएटेड है ग्लैंड्स. तो ग्लैंड्स हम बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ेंगे. सबसे पहला ग्लैंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड. दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड हमारे कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में. इट इज प्रेजेंट इन माउथ. आप इस फिगर में देख पा रहे हो, दीज आर स्लाइवरी ग्लैंड्स. सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, ये तीनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स है. पर हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है. ये अगर आप बायो ऑप्ट करेंगे, आप +1 +2 में और डिटेल में करोगे इसको. सो फॉर नाउ वी नीड टू लर्न दैट स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन माउथ, राइट. और वो क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट स्लाइवा. दे सिक्रीट स्लाइवा. इस स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज स्लाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बुलाया जा सकता है. यहाँ इस टाइलिन में पी जो है वो साइलेंट है,
तो आप इसको स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलेंट कुछ भी यूज कर सकते हो। इसका फंक्शन ये है, इट एक्ट ऑन स्टार्च, इट एक्ट ऑन स्टार्च। जितना भी हमारे फूड में स्टार्च होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है टू माल्टोस, इट कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोस। दूसरा ग्लैंड जो हमारी बॉडी में सीक्वेंस में प्रेजेंट है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कोई एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिक्रीशंस। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले अगर हम पढ़े तो हमारे पास जो मेन जूस है गैस्ट्रिक जूस का वो है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स। बट पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, मतलब जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। तो वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करते हैं? HCl। इसलिए पेप्सिन के सिक्रीशन से पहले HCl सिक्रीट होता है विच प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। इस एसिडिक मीडियम में फिर पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली आप देखिए हाथ पे एसिड गिर जाता है तो हाथ जल जाता है, तो अगर स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीट होगा तो क्या स्टमक सह सकता है उस एसिड को? नहीं। तो इसलिए HCl से पहले एक स्लाइमी सी लेयर सिक्रीट होती है, म्यूकस, एक आप कह सकते हो एक ऐसा सब्सटेंस स्लिमी सा जैसा आपके नोज में प्रेजेंट होता है, दैट काइंड ऑफ सिक्रीशन दैट इज म्यूकस। वो क्या करता है? वो स्टमक वॉल को लाइन कर लेता है। ठीक है, सो आप समझ गए कि पहले म्यूकस की सिक्रीशन जो स्टमक, जैसे आपके पास ये स्टमक हो गया, पहले म्यूकस सिक्रीट हो गया कि भी म्यूकस ने एक इनर लाइनिंग बना ली, फिर HCl सिक्रीट हुआ जिसने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, और HCl का एक और काम होता है, इट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इस एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिन है वो जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स। एक और गैस्ट्रिक जूस है जो सिक्रीट होता है दैट इज रेनिन। Renin changes milk to curd. Renin changes milk to curd. Or you can also say it coagulates milk. It coagulates milk. ऐसा नहीं है कि कर्ड का, यहाँ पे कर्ड का मतलब वो दही से नहीं है, इसका मतलब है कि मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए जो उसको सिंपल सब्सटेंस में शुगर को, जैसे मिल्क में लैक्टोज होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो आप कह सकते हो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको हम कह देते हैं कर्ड। सो एक्चुअली यू कैन राइट that it coagulates milk. These are the gastric glands which are present in stomach. They are actually present in stomach wall. जैसे ये आपके पास stomach है तो stomach की इस तरह से wall के अंदर gastric glands present है. Next we have pancreas. So we have pancreatic gland. This is pancreas which is located below stomach. Pancreas कहाँ present होते हैं? They are located below stomach. They secrete pancreatic juices. Or pancreatic juices is also a mixture of 3 juice. One is amylase, pancreatic amylase, pancreatic trypsin and then lipase. Amylase जैसे कि salivary amylase ने काम किया था starch to maltose, so here also they are going to convert starch to maltose. Similarly trypsin, trypsin proteins पे काम करेगा, तो अभी हमारे stomach में proteins peptones तक convert हो चुके हैं, तो ये convert करता है peptones को peptides में. And then we have lipase which convert fat to fatty acid and glycerol. So this is about pancreas. ठीक है. Next gland we have the largest gland of our body. Can you answer me that what is the largest gland? Obviously largest gland of our body is liver. Liver also help in digestion as it secrete bile juice. Bile juice के अंदर होते हैं कुछ salts और कुछ pigments. Bile juice have bile salts and pigments. इनका काम है they emulsify fat. They emulsify fat. इसका मतलब है जो बड़ा ड्रॉपलेट है फैट का उसको ये छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं. इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. लिवर के बाइल जूस के साथ एक और सिक्रीशन आती है दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस. लिवर बाइल जूस तो सिक्रीट करता ही है, उसके साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट करता है जिसका काम क्या होता है? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना. क्योंकि अभी तक जो फूड आ रहा था उसका एसिडिक मीडियम था स्टमक में, अब यहाँ पे जहाँ पे लिवर का सिक्रीशन आ जाएगा वहां पे अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम आगे जरूरी है पैनक्रियाटिक जूसेस के फंक्शन के लिए.
राइट तो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम था और आपके पास जो बाइल जूस के साथ बाइकार्बोनेट आ रहे हैं उनकी वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्कलाइन मीडियम। जो भी सिक्रीशन होती है किसकी, ये किसमें, लिवर की जो सिक्रीशन होती है दैट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, टेम्पररी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर इज इनसाइड द लिवर ओनली। जैसे आपके पास अगर ये लिवर है तो लिवर के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, दिस इज गॉल ब्लैडर। और फिर उससे एक डक्ट आ रही है, लिवर से आने वाली डक्ट को हम क्या बुलाते हैं, बाइल डक्ट। Another gland we have, a gland in ileum, also called as intestinal gland. इसको हम और क्या बुला सकते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इलियम के अंदर, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने 3 पार्ट्स किए ना, डियोडेनम, जिजिनम, तो ये जो लास्ट पार्ट है इलियम, इसके अंदर वो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसकी वॉल्स पे। जैसे ये इलियम है तो यहाँ वॉल्स के अंदर ही दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट। ये ग्लैंड सिक्रीट करता है मिक्सचर ऑफ जूसेस, जिनको हम एक नाम से भी एड्रेस कर लेते हैं, सर्कस एंटेरिकस। मिक्सचर ऑफ दीज जूसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सर्कस एंटेरिकस। अब इस सर्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एरिप्सिन होता है। एरिप्सिन जो कि प्रोटीन्स अभी पेप्टाइड्स तक आपने पढ़ा कन्वर्ट हो चुकी थी, वो फर्दर पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। देन अगेन इन इलियम वी हैव लाइपेज जो कि फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट करता है। माल्टेज विच एक्ट ऑन माल्टोज शुगर एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज। वी हैव लैक्टेज विच कन्वर्ट लैक्टोज टू ग्लैक्टोज। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये आपके पास इलियम है, तो इलियम के इस जगह पे आप कह सकते हो हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेकडाउन कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारा होलोजोइक मोड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हो हम जैसे अपनी बात कर रहे हैं, हम 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं सीक्वेंस में। तो पहला स्टेप है हमारे पास इंजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेशन। इन इंजेशन द फूड इज टेकन इन, हम खाना खाते हैं, एंड इट इज चर्न्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। देखिए आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा, राइट। स्लाइवा हमें पता है कि एंजाइम भी सिक्रीट करता है, लेकिन वो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब हम इंजेशन की बात करेंगे हम सिर्फ लिखेंगे फूड इज टेकन इन एंड चर्न्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ से क्या होता है, जो बिगर साइज फूड होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है, इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और ऐसा करने में स्लाइवा भी हेल्प करता है, क्योंकि स्लाइवा फूड को क्या करता है, वेट करता है। तो वेट होने से वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो इंजेशन में आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, फूड इज टेकन इन, चर्न्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ break the bigger size particles of food into smaller ones, and saliva secreted by salivary glands help in mastication of food. In mouth, saliva is secreted. Now we are doing digestion, right? So in mouth, saliva is secreted through salivary gland. जो क्या करते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, इट स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। हम जो फूड खाते हैं तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू होता है वो क्या है, स्टार्च। कौन इस पे एक्ट करता है, स्लाइवरी अमाइलेज, दैट कन्वर्ट्स स्टार्च टू माल्टोज, दैट कन्वर्ट्स स्टार्च टू माल्टोज। फिर ये मैस्टिकेटेड फूड इज रोल डाउन इन द फॉर्म ऑफ बोलस, जो ये आपका सेमी चर्न्ड फूड है, सेमी मैस्टिकेटेड फूड है, जो जिस फॉर्म में आप फूड को निगलते हो, आप स्वेलो करते हो, उस फॉर्म को हम क्या बुलाते हैं, बोलस। और बोलस की फॉर्म में वो स्वेलो हो जाता है। फूड माउथ से कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होता है विच इज कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में ऐसा नहीं है कि फूड माउथ से स्टमक, इसमें के फूड आप कह सकते हो कि ईसोफेगस में आया और आते ही यहाँ स्टमक के अंदर गिर गया, नहीं। जो ईसोफेगस है उसमें एक स्पेशल तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो फूड को धीरे धीरे स्टमक तक पहुंचाती है। इन मूवमेंट को हम बुलाते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस क्या होता है, इट इज रिदमिक
contraction and relaxation of muscular valve. कि आप कह सकते हो कि जब हमारे पास हमारी जो ईसोफेगस है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसका कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर फूड आगे यहाँ पास हो जाता है. जैसे सपोज मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको. सपोज फूड यहाँ है तो ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे फूड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है और फूड कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक पे. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हमने पढ़ा था सिक्रीट होते हैं. तो जैसे ही फूड स्टमक के अंदर पहुंचता है बोलस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं कि म्यूकस स्टमक की वॉल को लाइन करता है ताकि एसिड का इफेक्ट स्टमक वॉल तक ना पहुंचे. HCl माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के फंक्शन के लिए. फिर ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना शुरू करता है. और रेनिन कोएगुलेट्स मिल्क, मीन्स चेंजेस मिल्क टू कर्ड. तो ऐसा ये सब 3 से 4 घंटे तक स्टमक में होता रहता है. फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर 3 to 4 hours. देन इट मूव्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम. जैसे कि आपके पास ये स्टमक, अगर हम कहते हैं स्टमक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर उसके बाद फूड स्टमक से 3 से 4 घंटे सेमी डाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है ड्यूडेनम में. और जिस फॉर्म में ये फूड पास हो रहा है, नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज काइम. देखिए, जब आपने स्वेलो किया था तो वो फॉर्म कौन सी थी? बोलस. अब जब स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वो फॉर्म कौन सी है? काइम. अब स्टमक के अंदर 3 घंटे रहने के बाद फूड ड्यूडेनम में आ गया इन द फॉर्म ऑफ काइम. ठीक है, अभी हमने बना भी लिया था, ऐसे ही हम बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज ड्यूडेनम. ठीक है, जो स्टमक से आ रही है. लेट्स से दिस इज स्टमक, ये स्टमक से आ रही है ड्यूडेनम. तो ड्यूडेनम के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ये आपके पास लिवर है. ठीक है, लिवर में हमने गॉल ब्लैडर भी पढ़ा था. तो ये आपकी बाइल डक्ट आ रही है. यहाँ क्या है आपके पास? लिवर के, इसके स्टमक के नीचे पैनक्रियास, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है. तो ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं जो कि इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है. ये कॉमन डक्ट किससे बन रही है? बाइल डक्ट से, जो कि लिवर से आ रही है, और पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो पैनक्रियास से आ रही है. एंड इट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम. तो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट क्या लेकर आ रही है? बाइल जूस, जो क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प. और साथ में बाइकार्बोनेट्स आयन, जो बहुत ज़रूरी है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते और दे नीड अल्कलाइन मीडियम टू फंक्शन. और अभी तक जो स्टमक से फूड आ रहा है उसका मीडियम है एसिडिक. तो इस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में चेंज करने के लिए क्या सिक्रीट होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस, विच इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द लिवर. अब अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में पैनक्रियाटिक जूस फंक्शन करते हैं, जिसमें से पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में करता है, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में करता है. सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम. रिएक्शंस चलते रहते हैं. ये कन्वर्जन जो एंजाइम का फंक्शन है चलता रहता है, ब्रेकडाउन, और फूड जिजनम से होता हुआ लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में आ जाता है, दैट इज इलियम. इलियम के अंदर हमने पढ़ा था इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है. ये इलियम है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है. दे एक्चुअली सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, जो डाइजेशन को कन्वर्ट कर देते हैं और फूड को सॉल्युबल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सारा का सारा प्रोटीन्स, जो कि अभी आपने पढ़ा था पेप्टोन्स बन चुका था, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. सारा का सारा जो फैट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल. और सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि माल्टोज की फॉर्म में था, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ये कह सकते हो ग्लूकोज और ग्लिसरोल एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हमारी बॉडी जानती है फूड को एब्जॉर्ब करना. So digestion ends in the ileum, that is in the last part of small intestine. अब इस पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी हैव एब्जॉर्प्शन, द थर्ड स्टेप. इलियम के अंदर ही एक छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं? विलाई. ये आप देख भी पा रहे हो, दीज आर ऑल, दीज ब्लू वंस आर विलाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या टर्म है जो कि आपको पेपर में 2 मार्क्स का भी आता है अक्सर. What are villi and their function?
तो ये जो एब्जॉर्प्शन है इलियम में होती है, और इलियम में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज विलाई। इनका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब सपोज आपके पास कोई ये सरफेस है, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक सरफेस है जिसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा यहाँ हो गया ना एब्जॉर्प्शन का। तो विलाई का यही काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब फूड, विलाई के पास ही ब्लड वेसल्स काफ़ी सप्लाइड है, तो फूड जैसे ही विलाई में जाएगा तो यहाँ से ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से सारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएगा, राइट। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी हैव एसिमिलेशन। जो बॉडी के सेल्स हैं वो इस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेंगे। कैसे, वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो अभी के लिए आपको इतना जानना है कि जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, जब उनके पास फूड पहुंच जाएगा, दे विल प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम दैट एब्जॉर्ब फूड। देन वी हैव इजेशन। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से जब ये पास होता है अनडाइजेस्टेड फूड, सो इट पास, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, सीकम से पास होता हुआ, कोलोन से पास होता हुआ लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम में आता है, वेयर इट इज टेम्परली स्टोर्ड, एंड देन थ्रू एनस इट इज इजेस्टेड आउट। सो दिस इज व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। वी हैव अ डिसऑर्डर दैट इज पेप्टिक अल्सर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ज़्यादा एसिडिटी के कारण होता है। जब हमारे स्टमक वॉल में HCl ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो ये म्यूकस की वॉल को कहीं कहीं से करोड कर देता है। जैसे आपके पास ये स्टमक है, तो ज़्यादा HCl सिक्रीट होने से म्यूकस की वॉल कहीं कहीं से टूट जाती है, उससे एसिड का इफेक्ट स्टमक के वॉल तक पहुंच जाता है, और उसके कारण स्टमक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। पहले इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस आप कह सकते हो होती है, दीज इन्फ्लामेशन फाइनली लीड्स इनटू अल्सर। जैसे कि आपके पास हेल्दी स्टमक है और ये देखिए ये अल्सर वाला स्टमक है, बट इट इज क्योरेबल बाय द ऑपरेशन, इट कैन बी क्योर्ड। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ऑल्सो एन हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ में से भी कौन सा मोड है अमीबा का भी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम देखेंगे कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। दिस इज अमीबा। हमें पता है कि जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले इट लोकलाइजेज द फूड। हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले अमीबा क्या करता है, इट लोकलाइजेज द फूड, ठीक है। फूड को लोकलाइज करने के बाद ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है उस फूड मॉलिक्यूल के आसपास, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट या सूडोपोडिया। सो इट फॉर्म्स अ कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड द फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद देन द फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, राइट। तो ये फूड अब अमीबा के अंदर आ गया। दिस ऑल इज कॉल्ड एज इंजेशन। इसको हम क्या बुलाते हैं, इंजेशन। अब क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप है इसमें हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है डाइजेशन। देन थर्ड स्टेप वी नो इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे अमीबा आपके पास ये फूड वैक्यूल है और इसके अंदर ये डाइजेस्टेड फूड है, इट इज पास ऑन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये फूड वैक्यूल से सारे अमीबा के अंदर फैल जाता है। देन वी हैव एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर जो फूड आप कह सकते हो फूड वैक्यूल तो खत्म ही हो जाता है हमारे पास, तो ये न्यूक्लियस हम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है अमीबा के। तो जो फूड पूरा पहुंच गया है साइटोप्लाज्म में, इससे एनर्जी अमीबा प्रोड्यूस कर लेता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। देन एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट कम्स नियर द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, द सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, this undigested food is thrown out, and then amoeba again form its membrane, और ये आपके पास फिर से आ गया अमीबा। तो सबसे पहले आप समझ गए ना कि इंजेशन किस तरीके से होता है, फूड को लोकलाइज करना, सूडोपोडिया बनाना, फूड वैक्यूल की फॉर्म में इंजेस्ट करना। डाइजेशन में आप ऐसे ही शो करेंगे एरोज लगा के कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं और जो फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन में आप शो करेंगे कि इट इज पास ऑन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा वेयर इट इज एब्जॉर्ब। एसिमिलेशन में आप ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर शो करेंगे कि अमीबा इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम दिस एब्जॉर्ब फूड and then undigested food comes near the membrane breaks, it is thrown out, and then again amoeba reforms its membrane. This is what is the nutrition in amoeba.